आज हमने टॉपिक लिया है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड का ये टॉपिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है तो उसको जिंदा रहने के लिए खाना का ज़रूरत है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। तो ये जो खाना है ये डाइजेस्ट किया जाता है, जिसको हम डाइजेशन कहेंगे। एंड जो डाइजेस्टेड फूड है तो उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड, तो इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहेंगे। एंड ये जो खाना हम जो डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसको हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीडेशन करने की ज़रूरत है उस खाने को। तो उससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसको हम रेस्पिरेशन कहेंगे। एंड जो भी हमने खाना खाया है, डाइजेस्ट किया है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने की ज़रूरत है, तो जिसको हम एक्सक्रीशन कहेंगे। एंड जो भी कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज है वो कंटिन्यूअसली अपना जो स्पीसी है उसको सर्वाइव रखने के लिए, उसको जिंदा रखने के लिए क्या करता है, तो रिप्रोडक्शन करता रहता है। तो ये सारी क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड। तो ऑर्गन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन, ह्यूमन जो बॉडी है तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं, तो ये ऑर्गन सिस्टम कंटिन्यूअसली काम करते हैं। तो जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड कंट्रोल सिस्टम, जिसको हम केमिकल कंट्रोल या न्यूरल कंट्रोल भी कह सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये कंटिन्यूअसली काम करते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं डिफरेंट फंक्शन। एंड वो हमेशा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो जो ऑर्गन जो फंक्शन करते हैं तो इंडिपेंडेंटली करते हैं, बट ये सारे जो ऑर्गन है तो ये सारे ऑर्गन एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, जिसको हम कोऑर्डिनेशन हम ऐसे कह सकते हैं। तो जो ये सारे काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बॉडी को। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है तो इसको कंटिन्यूअसली एनर्जी की ज़रूरत होती है अपना काम चालू रखने के लिए। तो जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, तो हमें एनर्जी किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड। तो ये जो है तो ये हमें क्या करते हैं, तो हमें एनर्जी देते हैं। इवन हम जो अगर ज़रूरत पड़ा तो हम प्रोटीन से भी एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, अगर एकदम लास्ट इमरजेंसी आया तो एनर्जी जो है तो ये प्रोड्यूस हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेल में, तो इसमें प्रोड्यूस होता है। तो खाना को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। फूड एंड ऑक्सीजन जो है तो ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी ब्लड हम कह सकते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम जो है तो ये सारा चीज़ें कोऑर्डिनेट करता है, यानी सारी जो प्रोसेसेस है इसको कोऑर्डिनेट करता रहता है या कंट्रोल करता रहता है। तो फूड एंड न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है, ह्यूमन एंड एनिमल जो है तो ये प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर फूड पर्पस। तो प्लांट जो है अपना खाना बना सकते हैं, यानी हम उसको ऑटोट्रॉप ऐसे कहते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकता है। प्लांट जो है तो अपना खाना कहाँ स्टोर करता है, फ्रूट में करता है, लीव्स में करता है, स्टेम में करता है, एंड रूट्स में करता है। तो ह्यूमन जो है तो उसका न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट से डेराइव कर सकता है, फैट से कर सकता है, एंड प्रोटीन से करता है। लेकिन कुछ जो न्यूट्रिएंट है वो विटामिन से भी मिलते हैं एंड मिनरल से भी ह्यूमन को मिलते रहते हैं। ह्यूमन बॉडी जो है तो ह्यूमन बॉडी को सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। तो इसमें फ्रूट, क्विनोआ, लेंटिल्स, स्क्वैश, देन ब्राउन राइस, होल ग्रेन ब्रेड, होल व्हीट, बीन्स, ओटमील, स्वीट पोटैटोज, फ्रूट। तो ये सारी चीज़ें क्या देती है बॉडी को, हमारे ह्यूमन बॉडी को कार्बोहाइड्रेट देती है, तो जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी डिराइव करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे बॉडी में एनर्जी बनती है। तो ये हमारा सेल है और सेल के अंदर ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या भेजा जाता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड है, खास स्पेशली हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो इसके अंदर भेजा जाता है। तो ये जो है तो ये इसमें जो लेयर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम इनर वॉल कह सकते हैं, तो इनर वॉल एंड आउटर वॉल जो है, तो ये जो इनर वॉल है तो इसमें अलग अलग क्या होता है, तो एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं कि जो एनर्जी जो है तो उससे बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके ये सारा प्रोसेस जो है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बनाता है, तो एनर्जी प्रोड्यूस करता है बॉडी में। सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं तो हमें मिलते हैं मिल्क से, फ्रूट से, जैगरी यानी गुड़ हम कह सकते हैं, शुगर केन, वेजिटेबल्स, सीरियल्स। सीरियल्स में व्हीट, मेज, रागी, जोवार, मिलेट, राइस, ये अलग अलग जो है तो फूड पार्टिकल हमें क्या दे सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट दे सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हम सबसे ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से हम आसानी से बना सकते हैं। तो जो एनर्जी वैल्यू जो देता है, 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो जो प्लेयर्स होते हैं तो ये जब भी ड्यूरिंग उनके जब ब्रेक होते हैं तो खाते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है और उनका स्टेमिना मेंटेन रहता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन, तो अगर हम रेस्पिरेशन का ओवरव्यू देखें तो रेस्पिरेशन जो है तो ये 2 लेवल पे होता है। एक तो होता है बॉडी लेवल पे, जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और दूसरा होता है सेल्यूलर लेवल पे, जहाँ एनर्जी बनता है, यानी कि हम सेल सेल लेवल कह सकते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इसमें एक्सचेंज होते हैं, तो ये बॉडी लेवल रेस्पिरेशन है। लेकिन अगर हम सेल्यूलर लेवल की बात करें तो यहाँ फूड को क्या किया जाता है, ऑक्सीडाइज किया जाता है सेल के अंदर,
और एनर्जी क्या हो जाता है इसमें बन जाता है। एनर्जी कौन से फॉर्म में बनती है? तो एटीपी। तो जो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जो एनर्जी बनती है तो एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बनती है। तो अगर हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो है तो ये हमें एनर्जी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनो साइन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ग्लूकोज जो है तो ये ऑक्सीडाइज किया जाता है यहाँ स्टेप बाय स्टेप मेथड से। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन ऐसे कहा जाता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखें तो दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट ऑक्सीजन। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो बॉडी लेवल का जो रेस्पिरेशन है इसमें गैस जो है तो एक्सचेंज किया जाता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो ये एक्सचेंज किए जाते हैं, और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है? तो लंग्स में होता है। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है जब भी कुछ खाना खाता है तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? तो रेस्पिरेशन करता है यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। तो ऑक्सीजन जो है तो ऑक्सीजन जो भी हमने खाना खाया है तो ग्लूकोज के साथ मिक्स किया जाता है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वाटर प्रोड्यूस होता है, एंड CO2 जो है तो ये भी इसमें प्रोड्यूस होता है। तो इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट जो है तो इसको ही हम क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे कहेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि जो ऑक्सीजन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, तो उसको इनएरोबिक या अनाएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे भी कह सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप है। इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो उसको तोड़ा जाता है, यानी 3-3 कार्बन में उसको तोड़ा जाता है, जिसको हम पाइरूवेट ऐसे कहते हैं। तो इसमें पहले जो कार्बन जो है मॉलिक्यूल तो उसको तोड़ने के लिए, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी इन्वेस्ट की जाती है। यानी कि हम 2 एटीपी लगाते हैं और 2 एटीपी के बदले में हमें 4 एटीपी मिल जाते हैं। तो ये जो 4 एटीपी हमें मिल जाते हैं तो इसमें 4 एटीपी में से 2 एटीपी तो हमने पहले लगाए, उसमें 2 एनएडीएच मिलते हैं और हमें 2 पाइरूवेट मिलते हैं। तो ये टोटल जो आउटपुट है यानी कि 2 एटीपी हमें मिलते हैं एंड 2 एनएडीएच जो है तो हमें ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में मिलते हैं। ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस जो है तो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज जो है तो ये ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू पाइरुविक एसिड, यानी कि हम 2 मॉलिक्यूल कह सकते हैं, 2 पाइरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। इसमें हमें प्रोडक्ट मिलता है, एटीपी मिलता है, एनएडीएच मिलता है, एनएडीएच2 मिलता है, वाटर मिलता है एंड पाइरुविक एसिड मिलता है। एंड पाइरुविक एसिड जो है तो इसको आगे जाके को एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रोसेस में CO2 जो है वो रिलीज हो जाता है। तो अगर हम इसमें देखेंगे तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? तो ये कन्वर्ट किया जा रहा है पाइरूवेट में। तो ये सारी प्रोसेस में तो ये यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेप है। तो इसमें पहले जो एटीपी जो है तो ये एनर्जी इन्वेस्ट की जाती है, जिसकी वजह से ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसको तोड़ा जाता है। तो इसको एग्जैक्टली एक पाइरूवेट इधर और एक पाइरूवेट इधर ऐसे 2 मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है। तो एक पाइरूवेट हमें यहाँ मिलता है और यहाँ एक पाइरूवेट मिलता है। तो पहले इसमें कितने कार्बन थे? तो 6 थे। तो यहाँ कितने कार्बन है? 3। यहाँ कितने कार्बन है? 3। तो इस प्रोसेस में हमें टोटल 1, 2, 3, 4 एटीपी मिलते हैं, और उसमें से 2 एटीपी जो हमने पहले ही ऑलरेडी यूज़ किया है, तो इसलिए हमें नेट जो है तो वो सिर्फ 2 एटीपी मिलती है। एंड प्लस हमें इस प्रोसेस में यहाँ एक एनएडीएच मिलता है और यहाँ एक एनएडीएच मिलता है। तो ग्लाइकोलिसिस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। तो इसमें जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद ये जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है या ग्लिसर अल्डिहाइड जो है तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको वो जो मॉलिक्यूल है उसको ही 1,3 बाय बिस फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको 3 फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड 2 फॉस्फो ग्लिसरेट जो है तो इसको फॉस्फोइनो पाइरुवेट, जिसको हम पाइरुवेट मॉलिक्यूल कहते हैं, तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि ये टोटल ग्लाइकोसिस जो है वो 10 स्टेप का प्रोसेस है। आप सभी लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पॉसिबल रहेगा, हमारा कंटेंट अच्छा लगता रहेगा तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से हमें ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका कुछ सजेशन है, कमेंट है तो ज़रूर कमेंट में दीजिए। अगर आपको कोई अलग वीडियो चाहिए तो भी उसके बारे में हमें ज़रूर लिख के दे दीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट आपको देने की। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपके बहुत शुक्रिया करेंगे। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। क्रेब्स साइकिल, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ऐसे भी कहा जाता है या इसको TCA साइकिल ऐसे कहा जाता है।
ये जो क्रेब्स साइकिल होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। इसमें एसिटाइल जो कोएंजाइम है जो ये एंटर करता है साइकिल में, यानी कि ये इनपुट है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसका जो रिजल्ट है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज हो जाता है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ हमें CO2 मिलता है एंड पानी मिलता है, NaDH2 मिलता है एंड FADH2 मिलता है। तो ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, जो मैट्रिक्स है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स में ये सारा साइकिल होता है, तो इसको सिट्रिक एसिड साइकिल ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम है, इसमें एंटर करता है तो इसमें हमें NaDH मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वापस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, NaDH मिलता है, FADH2 मिलता है एंड NaDH मिलता है। अगर हम देखें तो 1, 2, 3 कितने मिले हमें, तो 3 NaDH मिले और 1 FADH2 मिला है। तो इसमें ये जो पाइरूवेट हमने जो डाला, तो इसमें फैटी एसिड भी डायरेक्टली डाल सकते हैं, जो फैटी एसिड जो है डायरेक्टली एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये सारा मैट्रिक्स में हो रहा है, राइट। तो इसमें क्रेब्स साइकिल में आउटपुट अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें एक ऑक्सैलो एसीटेट मिलता है, 3 NaDH मिलता है, 1 FADH2 मिलता है, 1 ATP मिलता है एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इसमें एग्जैक्टली ये क्या है, एक पाइरूवेट का आउटपुट है, एक पाइरूवेट का आउटपुट है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको सबको 2-2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है पाइरूवेट के, राइट। तो इसके लिए जो क्रेब्स साइकिल है इसके लिए अलग-अलग 8 एंजाइम की ज़रूरत होती है। यानी कि एक एसिटाइल कोएंजाइम, यानी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, तो एग्जैक्टली ऐसे 2 मॉलिक्यूल है। फिर हमें 3 NAD प्लस की ज़रूरत पड़ती है, एक FADH की ज़रूरत होती है एंड एक ऑक्सैलो एसीटेट 4 कार्बन की ज़रूरत होती है और एक ADP की भी ज़रूरत होती है। तो ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, तो ऐसे एसिटाइल कोएंजाइम ये और ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है, तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये सिट्रेट बनाते हैं। फिर उसको आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसको अल्फा कीटो जो है, तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको सक्सिनाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसको सक्सिनेट में कन्वर्ट किया जाता है एंड फिर उसको फ्यूमरेट में कन्वर्ट किया जाता है और वापस हमें जो ऑक्सैलो एसीटेट है, ये वापस हमें मिल जाता है। तो ये सारा क्या है, तो ये सारा है टी से हम या सिट्रिक एसिड साइकिल इसको ऐसे भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे इस प्रोसेस में हमें यहाँ CO2 मिल रहा है, यहाँ NaDH मिल रहा है, यहाँ NaDH मिल रहा है, यहाँ CO2 मिल रहा है, यहाँ हमें ATP मिल रहा है, यहाँ हमें FADH मिल रहा है और यहाँ वापस हमें क्या मिल रहा है, यहाँ इस प्रोसेस में हमें वापस यहाँ NaDH मिलता है। तो ये जो NaDH है और FADH है, तो इसको हम बाद में एनर्जी एनर्जी उससे बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है, फिलहाल अभी इससे हम एनर्जी नहीं बना सकते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन एंड ATP, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन हम कह सकते हैं। तो इसमें NaDH2 जो है और FADH2 जो है ये पार्टिसिपेट करते हैं इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। तो इसमें ATP जो प्रोड्यूस हो जाता है, तो 3 ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं पर NaDH2 एंड 2 ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं पर FADH2। तो इसमें वाटर भी फॉर्म होता है और यह सारा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर वॉल में, जिसको हम क्रिस्टे ऐसे कह सकते हैं। तो इनमें जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो इसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है एंड हमें ATP यानी एनर्जी मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो कोएंजाइम है इसमें, यानी कि जो हमें ये रिएक्शन करना है उसके लिए NAD यानी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड लगता है इसमें एंड FAD जो है फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है, तो ये 2 कोएंजाइम इसको नेसेसरी है। तो इसका जो फंक्शन है, तो इससे क्या करता है, तो हम सेल्युलर रेस्पिरेशन करते हैं या अदरवाइज हम इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, मैं ऐसे कह सकता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है, तो ग्लाइकोलिसिस जो है, तो ग्लाइकोलिसिस से हमें क्या मिला, तो पायरुविक एसिड मिला। तो ये पायरुविक एसिड जो है, तो इसमें मैट्रिक्स में डाला जाता है और फिर ये जो मैट्रिक्स में अगर हम देखा, तो हमने क्या देखा, तो यहाँ क्रेब्स साइकिल जो था, तो ये होता था। तो इस क्रेब्स साइकिल से भी हमें क्या मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, तो ये कहाँ होता है, ये जो इनर वॉल रहता है, तो ये जो इनर वॉल होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस से हमें एनर्जी मिलता है, इवन हमारा क्रेब्स साइकिल से हमें एनर्जी मिलता है और जो ETC है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, इससे भी हमें क्या होता है, तो एनर्जी मिलता है। तो हमारा ग्लाइकोसिस कहाँ हो रहा था, तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा था। लेकिन हमारे जो क्रेब्स साइकिल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, तो इनर वॉल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमको इसको भेज सकते हैं, तो NADH एंड FADH जो है, तो इसको भेजकर वहां से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें इनर वॉल जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो इसमें कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये वो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4।
तो इसमें से ये जो NADH जो है या FADH2 जो है तो इसमें पास किए जाते हैं। तो इसे क्या किया जाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव किया जाता है, हमें क्या मिलता है, तो इसमें ATP मिलता है। तो ये एक प्रकार का केमी ऑस्मोसिस है, हम ऐसे कह सकते हैं, यानी कि केमिकली ये सारी चीज़ें हो यहाँ होती रहती है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जो भी हम खाना खाते हैं, तो ये सारा खाना कहाँ जाता है, डाइजेस्ट होके माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। तो ये डाइजेस्टेड खाना जैसे ही जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है तो ये क्या बनाता है, तो ATP बनाता है। तो इसका जो मैट्रिक्स है, इवन इनर वॉल जो है, तो ये क्या बनाता है, एनर्जी बना के हमें देता है। तो ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्टेड फूड से। तो ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें फास्फोरस के 3 बॉन्ड होते हैं एंड उसके साथ एक एडिनोज होता है, एक राइबो शुगर होता है। तो जैसे ही अगर हम उसमें से एक फॉस्फेट का बॉन्ड, फास्फोरस का बॉन्ड अगर तोड़ देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, हमें एनर्जी रिलीज हो जाएगा और ये एनर्जी हम क्या करेंगे, जो भी हमारा डेली एक्टिविटी है इसके लिए हम यूज करेंगे। तो बाद में वापिस ये जो है, तो इसमें बॉन्ड जोड़ा जाता है फास्फोरस का और इससे ये वापिस ये कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहता है। इसको ATP यानी एनर्जी करेंसी। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी जो भी हमारा बॉडी बनाता है, तो एग्जैक्टली उस वो कहाँ होता है, तो एग्जैक्टली ये फॉस्फेट जो बॉन्ड होता है, तो यहाँ से रिलीज होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि तो इसमें एडेनाइन होता है, एक राइबो शुगर होता है एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये एडेनोसाइन है, ये शुगर है और ये 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। तो ये जो जब हम ATP तोड़ते हैं, तो ATP जो है, तो यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में टूट जाता है और एक इनऑर्गेनिक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें एनर्जी रिलीज हो जाता है। ये जो ATP जो है, तो इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऐसे कहा जाता है, क्योंकि हमारा बॉडी जो एनर्जी डिराइव कर सकता है वो ATP से ही कर सकता है या ATP के फॉर्म में ही कर सकता है। तो ये हमने ATP लिया और ATP से जैसे हमने एक फास्फोरस का बॉन्ड तोड़ा, तो हमारे पास क्या बचा, तो एडेनाइन बचा, ये शुगर बचा। पहले यहाँ कितने थे, तो 3 फास्फोरस थे, बट अभी यहाँ कितने फास्फोरस के बॉन्ड है, तो 2 ही फास्फोरस। तो ये बॉन्ड टूटा, उससे क्या हो गया, तो ये एनर्जी रिलीज हो गया। जो एनर्जी रिलीज हो गया, हमने हमारी बॉडी की एक्टिविटी के लिए यूज किया। बाद में जो ADP का ये स्ट्रक्चर है, तो ये जो ADP का स्ट्रक्चर है, तो इसमें वापस क्या किया जाता है, तो इसमें वापस ये फॉस्फेट जोड़ा जाता है या फास्फोरस जोड़ा जाता है और उससे वापस ATP बनाया जाता है और ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस बॉडी में चलता रहता है। तो अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज की बात करें, तो मेजरली जो बॉडी जो उसको चाहिए एनर्जी बनाने के लिए, तो वो प्रेफर करता है कार्बोहाइड्रेट को। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट सफिशिएंट नहीं है, तो फैट या प्रोटीन जो है, तो इसको भी इस्तेमाल करता है बॉडी एनर्जी बनाने के लिए। जो लिपिड है, तो लिपिड को फैटी एसिड में तोड़ा जाता है। प्रोटीन अगर है, अगर मान लीजिए हम तब बात कर रहे हैं जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो इनसफिशिएंट है उस वक्त। तो फैटी एसिड यानी कि बॉडी जो है, तो ये लिपिड से भी एनर्जी बना सकता है एंड प्रोटीन से भी बना सकता है। तो लिपिड को पहले फैटी एसिड में तोड़ा जाता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ा जाता है और इनको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर ये जो एसिटाइल कोएंजाइम जो है, तो ये एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में और जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, जो ग्लाइकोलिसिस जो है, तो जो ग्लाइकोलिसिस है, तो ये डिस्कवर किया था गुस्टाव एमडन, ओटो मेरर हॉफ, देन जेकब पार्नास। तो जो ग्लाइकोलिसिस है, तो इसको EMP पाथवे ऐसा भी कहा जाता है। ई यानी कि एमडन, एम यानी मेयरहॉफ एंड पी यानी कि पार्नास पाथवे। तो ये एग्जैक्टली इसको इस साइकिल को पाथवे ऐसे भी कहा जाता है। तो ये गुस्टाव एमडन, ओटो मेयरहॉफ एंड जैकब पार्नास एंड उनके कुछ कलीग थे, तो इन सारे लोगों ने मिलकर ये ग्लाइकोलिसिस साइकिल का डिस्कवरी किया था। अगर हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCA साइकिल की बात करें, तो इसको इन्वेंट किया था सर हैंस क्रेब ने। तो इसको क्रेब, इसके वजह से क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक जो साइकिल है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, इसको वो क्रेब साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके लिए ये जो उन्होंने इन्वेंशन किया था, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था 1953 में। तो ये फोटो है सर हैंस क्रेब की। एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि इसमें ऑक्सीजन जो है, तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा खाने खाने को ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो इसमें न्यूट्रिएंट जो यूज़ होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है, तो ये ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस थ्रू जाते हैं। लिपिड जो है, तो इसको पहले फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। प्रोटीन जो है, उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो है फैटी एसिड है, हो या ग्लाइकोलिसिस हो या अदरवाइज अमीनो एसिड है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में एंड ये इसको भेजा जाता है क्रेब साइकिल में। तो क्रेब साइकिल में जाने के बाद यहाँ से जो या उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जो होता है, तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, पानी मिलता है एंड ATP के एनर्जी मिलता है इन द फॉर्म ऑफ ATP।
तो अगर मान लीजिए लिपिड है, तो लिपिड को डायरेक्टली लिपिड को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में और उसको भेजा जाता है क्रेब साइकिल में और क्रेब साइकिल से हमें क्या क्या मिलता है, CO2 H2O एंड एनर्जी मिलता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोलिसिस होता है, फिर ग्लाइकोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनाया जाता है, जो हमने देखा था 2 मॉलिक्यूल बनते हैं 3 कार्बन वाले। तो ये 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये पायरुविक एसिड जो है इसे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया जाता है, फिर एसिटाइल कोएंजाइम को क्रेब साइकिल में भेजा जाता है और क्रेब साइकिल जो है तो इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड एनर्जी मिलती है। वैसे ही अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में भी क्या होता है, तो प्रोटीन जो है तो अमीनो एसिड में पहले तोड़ा जाता है एंड अमीनो एसिड जो है तो इसे एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया जाता है, फिर इसको भी क्रेब साइकिल में भेजा जाता है और क्रेब साइकिल में हमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एंड एनर्जी मिलता है। यानी कि हमने यहाँ देखे तो हम जो है एनर्जी जो है तो यानी कि लिपिड से बना सकता है, कार्बोहाइड्रेट से बना सकता है एंड प्रोटीन से बना सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हम मिनरल खाते हैं या विटामिन खाते हैं उससे हमें एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो अगर हम यहाँ देखें ग्लूकोज जो है तो ग्लूकोज को पाइरूवेट में कन्वर्ट किया और हमें यहाँ एनर्जी मिल गई और जो एसिटाइल पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बना तो उसको क्रेब साइकिल में भेजा गया, वहाँ से उसको क्रेब साइकिल के बाद भेजने के बाद यहाँ से हमें एनर्जी मिला। फिर ये जो आगे का प्रोसेस है NADH एंड FADH जो है तो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में भेजा गया, यहाँ से हमें ATP मिला और ATP मिलने के बाद हमने यहाँ से हमें जो है तो वाटर भी मिला एंड CO2 भी मिला। तो अगर एक जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है तो उसमें अगर हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस अगर जोड़ते हैं तो हमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल मिलते हैं, 6 पानी के मॉलिक्यूल मिलते हैं एंड प्लस हमें जो नेट यानी कि जो हम यूज कर सकते हैं वो 30 ATP हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलती है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी विदाउट O2, तो ग्लूकोज जो है तो ये ग्लाइकोलिसिस में भेजा जाता है एंड ये इससे पायरुविक एसिड बनाया जाता है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म है, तो ये सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया के ये स्टेप फॉलो करते हैं। अगर हम अनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, जो पायरुविक एसिड जो है तो ये अंडरगो होता है फर्मेंटेशन, यानी कि इसका फर्मेंटेशन होता है और इससे हमें अल्कोहल मिलता है, यानी ईस्ट के केस में, यानी ईस्ट अल्कोहल बनाता है। लैक्टिक एसिड जो है तो ये हमारे मसल्स बनाते हैं या रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं। अगर अदर प्रोडक्ट अगर देखें तो इसमें विनेगर मिल सकता है हमें, विटामिन कुछ विटामिन जो है तो माइक्रोब्स बनाते हैं। तो अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो कुछ उसमें से ऑर्गेनिज्म जो है तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते ऑक्सीजन में, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते रहते हैं। तो इसका एग्जांपल मेनी बैक्टीरिया जो है तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये करने के लिए वो परफॉर्म करते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें 2 मेन स्टेप्स होती है, एक होता है ग्लाइकोलाइसिस यानी कि 2 पाइरुविक एसिड जो है तो पाइरुविक एसिड के पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बनाना और उसका आगे जाके फर्मेंटेशन किया जाता है। तो इसमें जो एनर्जी जो है तो ये एनर्जी बहुत कम मिलती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि टोटल एग्जैक्टली 2 एटीपी हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में सिर्फ 2 ही एटीपी मिलती है, तो इसमें भी 2 ही एटीपी मिलेगी। तो ये जो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का तो ये पाइरुवेट का हम कह सकते हैं तो इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इससे लेस एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एग्जैक्टली नेट जो था तो इसमें कितना आ रहा था एरोबिक में, तो वो 30 एटीपी मिल रहे थे नेट। तो पायरुविक एसिड जो है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है अल्कोहल में या ऑर्गेनिक एसिड में। तो ये जो प्रोसेस है इसको ही क्या कहता है, तो फर्मेंटेशन ऐसे कहा जाता है। तो फर्मेंटेशन इज नथिंग बट द पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल या ऑर्गेनिक एसिड, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अगर हम स्पेशल कंडीशन देखें तो उसमें भी अनएरोबिक जो रेस्पिरेशन जो है तो हमारा बॉडी कर सकता है। इवन एरोबिक ऑर्गेनिज्म जैसे हम खुद, तो ये क्या कर सकते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं जब हमें लगता है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है। तो एग्जाम्पल सीड जो है, प्लांट की बात करें तो सीड जो है तो जर्मिनेशन के टाइम क्या करते हैं, अगर मान लो उनका जर्मिनेशन वाटर में हो रहा है तो क्या करते हैं, अनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं। मसल सेल जो है, हम जब एक्सरसाइज करते हैं या कुछ ना कुछ हेक्टिक एक्टिविटी करती है तो हमारे मसल सेल या आरबीसी क्या करते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है बॉडी का, अनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से अगर हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें थकान महसूस होती है, फैटिक कह सकते हैं। एंड इसमें जो आउटपुट है ये बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है तो हमारे मसल में स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से हमें पेन होता रहता है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज जो है तो ये पायरुविक एसिड में तोड़ा जाएगा, फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाएगा और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाएगा। ये सारा कौन करेगा, तो ईस्ट करेगा। अगर हम वेरियस माइक्रोब की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस विल कन्वर्ट इनटू पायरुविक एसिड एंड दिस
पायरुविक एसिड विल डू फर्मेंटेशन एंड डिफरेंट जो प्रोडक्ट है ये इससे मिलेगा, जैसे विनेगर मिल सकता है, अलग अलग हमें विटामिन इससे मिल सकता है। एंड अगर तीसरे केस में पायरुविक एसिड यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड, फिर उसका फर्मेंटेशन किया जाएगा, उसे लैक्टिक एसिड बनाया जाएगा, तो ये कौन करेगा, तो एरिथ्रोसाइट यानी कि हमारे आरबीसी कह सकते हैं या हमारे मसल सेल जो है तो ये काम करते हैं इन द अब्सेंस, मान लो हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है उस वक्त। तो अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो ग्लूकोज से जो है तो ग्लूकोज से पायरुवेट बनाया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो भी दुनिया के हैं तो ये सारा प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यानी कि ग्लाइकोलिसिस इज डन इन एवरी ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। लेकिन अगर हम आगे जाके देखें तो यानी कि जो क्रेब साइकिल है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन है, तो ये सिर्फ एरोबिक जो ऑर्गेनिज्म है एरोबिक रेस्पिरेशन वाले वो करते हैं। लेकिन जो अनएरोबिक वाले हैं वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं। तो वो इथेनॉल भी बना सकता है या लैक्टेट या लैक्टिक एसिड भी बना सकते हैं। और जनरली जो ग्लूकोज से हमने पायरुवेट बना है तो इसमें आउटपुट क्या निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो इसमें से आउटपुट निकलता है। प्रोटीन, लिपिड एंड अमाइनो एसिड, तो ये जो है तो ये हमें क्या देते हैं, तो एनर्जी दे सकते हैं, यानी कि प्रोटीन एंड लिपिड अभी हमें एनर्जी दे सकते हैं। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं, तो ऐसे अमाइनो एसिड से बने होते हैं। और फैट किससे बना है, तो हम लिपिड या फैटी एसिड से कह सकते हैं। तो एनर्जी जो है तो हम फूड कंपोनेंट से डिराइव करते हैं। तो एक्सेस जो कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खाते हैं, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है और इसको स्टोर किया जाता है लिवर सेल में, इवन एज इन मसल सेल में। तो जो प्रोटीन जो है तो ये बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन जो है तो ये मैक्रोमोलिक्यूल से जो फॉर्म होते हैं बाय बॉन्डिंग द अमाइनो एसिड, यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ेंगे और क्या बनेंगे, तो प्रोटीन बनेंगे। तो जो प्रोटीन का जो फंक्शन है, तो प्रोटीन जो है तो प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन, तो हमें एग्जैक्टली प्रोटीन जो है मेजरली कहाँ से मिलता है, तो एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से जो भी प्रोटीन मिलते हैं तो उसको फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहा जाता है। तो इसका एनर्जी जो वैल्यू होता है, यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है तो ये हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है। जैसे हम इसको डाइजेस्ट करते हैं तो अमीनो एसिड जो है तो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड ब्लड में भेजे जाते हैं और वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द ऑल सेल ऑफ द बॉडी। तो अगर हम रोल ऑफ अमीनो एसिड की बात करें तो अमीनो एसिड जो है तो ये हमें फॉर्म कर हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉडी टिश्यू बनाता है, एंजाइम बनाता है एंड हार्मोन बनाता है। सेल्स एंड ऑर्गन जो है तो ये प्रोड्यूस करते हैं कुछ प्रोटीन जो भी हमारे बॉडी के लिए ज़रूरत होते हैं। तो अगर यूजेस ऑफ अमीनो एसिड देखते हैं तो ब्लड जो है तो ब्लड में हम हीमोग्लोबिन देख सकते हैं, प्रोटीन एंड एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो हमें बहुत बीमारी से बचाता है। तो स्किन जो है तो स्किन में हम मेलानिन देख सकते हैं, केराटिन जो है हमारे बाल या नाखून नेल जो है तो केराटिन उसमें पाया जाता है। मसल्स में एक्टिन एंड मायोसिन पाया जाता है। बोन जो है उसमें ओथिन प्रोटीन पाया जाता है। पैनक्रिया जो है तो ये इंसुलिन प्रोटीन बनाता है एंड ट्रिप्सिन प्रोटीन बनाता है। तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है तो बहुत सारे हार्मोन जो है तो इसको बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। सेल्स की बात करें तो बहुत सारे एंजाइम जो सेल्स के एंजाइम्स है या मेम्ब्रेन है जो प्रोटीन है तो वो सारे प्रोटीन से ही बनते हैं। तो हमें याद क्या रखना है कि जो अगर हमने ज़्यादा अमीनो एसिड खा लिए यानी कि ज़्यादा प्रोटीन खा लिए तो ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं किए जाएंगे। तो ये जो अमीनो एसिड है ये ब्रेक डाउन किए जाएंगे और इससे अमोनिया बनेगा। अमोनिया जो है तो ये बॉडी को यूरिन थ्रू एक्सक्रीट किया जाएगा एंड इवन जो भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहाँ से एक्सक्रीट किया जाएगा। और जो एक्सेस प्रोटीन जो है तो उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में। तो यानी कि प्रोटीन से ग्लूकोज जो बनता है तो उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि नया प्रोटीन बनता है, यानी कि नया ग्लूकोज बनता है। प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट भी क्या करते हैं, अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द मिनरल। तो रूबिस्को जो एंजाइम होता है तो ये मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है इन नेचर, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर पाया जाने वाला कोई प्रोटीन है तो उसका नाम है रूबिस्को। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे शरीर में बहुत सारे काम करता है, जैसे केराटिन जो है तो केराटिन हमारे हेयर में, नेल में, हॉर्न्स में, क्लॉथ में पाया जाता है एनिमल के। कोलेजन जो है तो ये हमारे लिगामेंट बनाता है, कार्टिलेज बनाता है, बोन बनाता है एंड टेंडन बनाता है। हीमोग्लोबिन जो है तो ये ट्रांसपोर्ट करने में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ब्लड सेल में। मसल जो है तो उसका मूवमेंट करने में और हार्ट फंक्शन करने के लिए प्रोटीन का जरूरत होता है। एंटीबॉडी जो है तो हमें जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी जो है तो वो भी प्रोटीन से ही बनते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या है, तो ये क्लॉथ बन गए, यहाँ लिगामेंट टेंडन बन गए, ये जो आरबीसी है उसके ऊपर हीमोग्लोबिन है। तो यानी कि हमारा जो सिग्नलिंग चैनल है तो इसके लिए भी, यानी कि सेंसरी जो अगर हम सिग्नलिंग चैनल देखें तो सिग्नलिंग चैनल में भी प्रोटीन काम करता है। तो यानी कि हमें जो नर्वस सिस्टम है तो बहुत सारे नर्वस सिस्टम में सिग्नल देने का काम भी प्रोटीन ही करता है। तो प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाता है
एंड बहुत सारे हमारे मॉलिक्यूल मसल्स वगैरह बनाता है, मसल टेंडन ये बनाता है, एंड बोन कार्टिलेज बनाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, बहुत सारे एंजाइम बनाता है, सेल मेम्ब्रेन बनाता है, एंड ब्लड में भी हम देखेंगे तो जो है हम प्रोटीन पाए जाते हैं। यानी कि हमारा बॉडी जो है ओवरऑल हम देख सकते हैं, तो ओवरऑल जो हमारा बॉडी वो किससे बना है, तो प्रोटीन से बना है, हम ऐसे कह सकते हैं। लिपिड्स लिपिड जो है ये फॉर्म होते हैं फ्रॉम फैटी एसिड एंड अल्कोहल। जब भी हम कोई भी फैट का चीज़ खाते हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद जो लिपिड है वो फैटी एसिड एंड अल्कोहल में डिवाइड हो जाता है या बाइफरकेट हो जाता है। फैटी एसिड जो है तो ये एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी। तो फंक्शन ऑफ द अगर हम लिपिड की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी कि सेल मेम्ब्रेन है, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड का होता है, तो वो बनाने के लिए लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हार्मोन प्रोडक्शन यानी हार्मोन भी बनाता है लिपिड, प्रोजेस्टेरोन बनाता है, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन। तो ये जो है तो ये सारे बनाने के लिए हार्मोन लिपिड की जरूरत होती है, एंड नर्व जो एक्सॉन होते हैं उसका कवरिंग भी लिपिड ही बनाता है। एनर्जी एंड स्टोरेज के लिए भी अगर हम बात करें तो एक अगर हम 1 ग्राम अगर लिपिड खाते हैं तो हमें उसे 9000 किलो कैलोरी 9000 जो है तो 9000 कैलोरीज हमें मिलता है। तो अगर हम एक्सेस लिपिड अगर खाते हैं तो ये बॉडी में स्टोर किया जाता है इन एडिपोज टिश्यूज। तो अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड देखिए, लिपिड हमें मिल सकता है ऑयल से, फ्रूट एंड नट से, डेयरी प्रोडक्ट से, एग से एंड मीट से। तो ये सारे सोर्सेस है लिपिड खाने के या फैट खाने के। तो लिपिड है, लिपिड से मेडिसिन भी बनती है, कॉस्मेटिक्स बनते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गन को प्रोटेक्शन करने का यानी कि कवरिंग लेयर बनाता है लिपिड। तो लिपिड मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करता है, बायोसिंथेसिस करता है, कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कवरिंग जो बनाते हैं ऑर्गेनेल की, तो वो जनरली क्या बनाते हैं, तो लिपिड बनाते हैं। सेल को स्ट्रक्चर देने का काम यानी सेल मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। कि लाइपोसोम जो रहते हैं बॉडी में, तो लाइपोसोम की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट। तो अगर हिरार्कियल ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर करे या मेम्ब्रेन प्रोटीन क्रिस्टलाइजेशन करे, तो ये सारे चीज़ों में क्या है, तो लिपिड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेजरली अगर हम देखें तो लिपिड जो है तो ये प्रीकर्सर है हार्मोन बनाने के। तो यानी कि आपको कोई भी हार्मोन बनाने के लिए पहले लिपिड की ज़रूरत होगी। तो लिपिड जो है डाइजेशन में मदद करता है और ये हमें स्टोर एनर्जी जो है तो स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो ये मोटा मेटाबॉलिक फ्यूल के भी, मेटाबॉलिक जो फ्यूल है उसकी तरह भी काम करता है और ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है। विटामिन्स, तो विटामिन जो है तो ये इसेंशियल कंपाउंड है फॉर द बॉडी फंक्शन के लिए। तो टाइप्स ऑफ अगर विटामिन की बात करें तो फैट सॉल्युबल जो है तो यानी कि वो फैट में डिजॉल्व होते हैं, ए डी ई एंड के, ये विटामिन फैट में डिजॉल्व होते हैं या सॉल्युबल होते हैं। तो वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं ये होते हैं बी एंड सी। इनका रोल जो होता है विटामिन का, तो ये हमें मदद करते हैं इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से। तो अगर रोल ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें, विटामिन जो है तो ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एफ एंड एन और एन से हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने सफिशिएंट अमाउंट में विटामिन एंड मिनरल नहीं खाए तो हमें ये एग्जैक्टली क्या होगा कि ये जो एफ एंड एन जो है तो बॉडी में बन नहीं पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट जो विटामिन है हमें जो चाहिए तो इसके लिए तो राइबोफ्लेविन है यानी विटामिन B2 कह सकते हैं, एंड निकोटिनामाइड जो है यानी विटामिन B3 की जरूरत हमें होती है। अदर देन दिस ऑल्सो अगर हम ब्रेन एंड मेमोरी की बात करें तो इसके लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत होती है। डाइजेशन, बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए हमें A, B1, B3, B6, B12, C, D विटामिन की जरूरत होती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेंटेन करने के लिए B6, B12 एंड फोलेट की जरूरत होती है जिसको आयन हम कह सकते हैं। मस्कुलर अगर सिस्टम की बात करें तो उसके लिए बी कॉम्प्लेक्स, C, D, E, ओमेगा 3 विटामिन की जरूरत है। आई जो फंक्शन प्रॉपर करने के लिए A, C, E, ल्यूटिन एंड जिंक की जरूरत होती है। हार्ट को मेंटेन करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स, D, K, ओमेगा 3 एंड CO, Q10 की जरूरत होती है। बोन को स्ट्रेंथन रखने के लिए या उसका कंडीशन मेंटेन रखने के लिए हमें विटामिन D, कैल्शियम, K2, मैग्नीशियम की जरूरत होती है। और बॉडी में एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए B12, मैग्नीशियम, CO, Q10 इस अलग अलग विटामिन एंड मिनरल की हमें ज़रूरत पड़ती है। फंक्शन ऑफ मिनरल, कैल्शियम जो है तो टीथ एंड बोन बनाने में मदद करता है। मैग्नीशियम जो है तो मेटाबॉलिक एंजाइम के को फैक्टर बनाने के लिए मदद करता है। आयरन जो है तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू द ब्लड। एंड जो मिनरल जो के है तो ये रेगुलेट करता है हार्ट बीट को एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करता है। जिंक जो है तो बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एंड जो हमारे वुंड है उसको ठीक करता है। क्लोरीन जो है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनाता है स्टमक में। एंड आयोडीन जो है तो हार्मोन जो है तो ये थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करने में मदद करता है। फास्फोरस जो है सिंथेसिस करता है DNA का एंड बोन का।
तो सोडियम जो है रेगुलेट करता है बॉडी के बॉडी फ्लूइड यानी कि वाटर लेवल को मेंटेन करता है, एंड पीएच बैलेंस भी बॉडी का मेंटेन करता है। कॉपर जो है मेटाबॉलिज्म जो आयन एंड अदर एंजाइम है उसको मेंटेन करता है। और सेलेनियम जो है तो ये फंक्शनिंग करता है एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम की तरह। वाटर, तो ड्राइनेस इन माउथ अगर कभी हो जाता है तो ये हो जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर। तो इसके लिए हम ओआरएस लेते हैं यानी कि सॉल्ट शुगर का सॉल्यूशन लेते हैं। तो ये डिहाइड्रेशन जब होता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए ओआरएस के सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम स्वेट करते हैं तो ड्यूरिंग अगर समर में अगर एक्सरसाइज जब करते हैं तो हमें स्वेटिंग होता है, तो स्वेटिंग से हमारा बॉडी जो है तो ये पानी बाहर निकलता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो वाटर जो है तो वाटर का जो फंक्शन है बॉडी में, तो ये हमारा बॉडी जो का टेम्परेचर उसको रेगुलेट करता है, न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है तो बॉडी के बाहर निकलने में वाटर मदद करता है, हमारे जो टिश्यूज है उसको मॉइस्चराइज करता है या उसको गीला रखता है हम कह सकते हैं, लुब्रिकेट करता है जॉइंट्स को, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, एंड सपोर्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, एंड डाइजेशन करने में भी मदद करता है। तो हमारा जो बॉडी है, वाटर इन द बॉडी अगर देखा तो हमारा जो बॉडी है तो इसमें ऑलमोस्ट 65 to 70% जो है तो ये बॉडी किससे बना है, तो वाटर से बना है। अगर एवरी सेल की बात करें तो अराउंड 70% ऑफ द सेल जो है तो उसका जो मास है या उसका जो वॉल्यूम है तो ये वाटर से बना होता है। ब्लड प्लाज्मा की बात करें तो ब्लड जो है तो ब्लड प्लाज्मा में 90% जो होता है तो वो वाटर ही होता है। तो वाटर का अगर इंपॉर्टेंस देखें तो ये इसेंशियल है फॉर द सेल फंक्शनिंग। और ये भी सारे जो फंक्शन है जैसे तो ये जो भी लिखे हैं तो ये आपको याद रखने हैं। अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फाइबर, तो जैसे वाटर इंपॉर्टेंट है वैसे फाइबर भी हमें इंपॉर्टेंट है। तो वाटर क्या है, एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो फाइबर क्या करते हैं, हमें डाइजेशन में मदद करते हैं और इजेशन में, यानी कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक को अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो फाइबर हमें लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है, फ्रूट से मिल सकता है, सीरियल से मिल सकता है, और इससे हमें वाटर भी मिलता है। अगर हम हाई फाइबर फूड की बात करें तो लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट तो है, बट अदर देन दिस ये सारे फ्रूट जो है यहाँ लिखे हुए तो इसे भी हमें बहुत अच्छा क्वांटिटी में क्या मिलता है, तो हमें फाइबर मिलता है। इवन हमारे जो ड्राई फ्रूट रहते हैं तो ड्राई फ्रूट से भी हमें अच्छा क्वांटिटी में फाइबर मिलते हैं। तो जो फाइबर होता है तो फाइबर क्या करता है, हमारा ओबेसिटी रिस्क को कम करता है, ओबेसिटी का रिस्क कम करता है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, क्रोनिक डिजीज जो है तो उसका रिड्यूस करता है रिस्क। दो हमें जो फीलिंग होता है कि हमें भूख नहीं लगना या नहीं लगना, तो ये सारा फीलिंग को कंट्रोल करता है, वेट लॉस करने में हमें मदद करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है, डाइजेस्टिव जो हेल्थ होता है तो इसको मदद करता है, एंड जो भी हमारा सीरम जो है नॉर्मलाइज जो हमारा सीरम है तो उसको मेंटेन करता है, एंड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को मेंटेन करने के लिए भी फाइबर मदद करता है। सेल डिवीजन, तो जो सेल डिवीजन है ये हमारे बॉडी में इसेंशियल होता है, इससे हम ग्रोथ कर सकते हैं, हमारा जो अगर बॉडी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सेल डिवीजन की ज़रूरत होती है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन, तो इससे हम जो भी हमारी कोई इंजुरी है तो इसको ठीक कर सकते हैं, हम नए सेल फॉर्म कर सकते हैं, एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इससे हो जाएगा। तो टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस जो सोमेटिक सेल में होता है यानी हमारे बॉडी के सेल में होता है और ये ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए होता है, एंड मियोसिस जो होता है तो ये जो होता है तो ये जम सेल में होता है, एंड ये रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए किया जाता है। अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो एवरी जो सेल होता है तो उसके पास न्यूक्लियस होता है और उसके ऑर्गेनेल होते हैं। तो जो सेल डिवीजन होता है तो ये बेस्ड होता है सेल स्ट्रक्चर पे, यानी कि हमारा बॉडी का सेल है या रिप्रोडक्टिव सेल है ये देखना पड़ेगा। तो अगर हमारा बॉडी सेल है तो ये क्या हो जाएगा, तो इस माइटोसिस करेगा, एंड अगर हमारा रिप्रोडक्टिव सेल है तो ये मियोसिस करेगा। तो क्रोमोसोम जो है तो इसमें डबल किया जाता है बिफोर सेल डिवीजन जो है, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है डबल किया जाता है। एग्जांपल क्रोमोसोम मान लीजिए पहले 2n थे तो उसको सेल डिवीजन से पहले 4n किया जाता है, और ये होता है न्यूक्लियस ऑफ द सेल में। क्रोमोसोम जो है तो क्रोमोसोम जो कंडीशन जो है 2n कंडीशन जो है तो इसको डिप्लॉयड ऐसे कहा जाता है। तो पेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम जो है तो इसमें प्रेजेंट होता है। एन जो कंडीशन होता है यानी कि इसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको एन कंडीशन या हैप्लॉइड ऐसे कहेंगे। तो इसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और इसमें क्या होता है कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम अवेलेबल होता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम जो है तो ये कंसिस्ट होता है क्रोमेटिड से एंड सेंट्रोमियर से। तो माइटोसिस जो है तो माइटोसिस का डेफिनेशन क्या है, माइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच सेल जो है वो डिवाइड करता है और दो आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाता है, ईच हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। और ये कहाँ होता है, हमारे बॉडी सेल में या सोमेटिक सेल में होता है। तो की पॉइंट क्या है, तो इसमें दो आइडेंटिकल सेल प्रोड्यूस होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर जो है तो सेम रहता है यानी 2n से 2n तक रहता है, इसमें कोई डॉटर सेल में वेरिएशन नहीं होता है,
और इसको इक्वेशनल डिवीजन ऐसे भी कहा जाता है। माइटोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए, रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यूज, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड सेल, एंड कोई अगर इंजरी हुआ है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में देखने वाले हैं। तो माइटोसिस को हम एम फेज ऐसे भी कहते हैं सेल साइकिल डिवीजन में। तो जो हमारा सेल साइकिल है तो ये G1 फेज, सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज, तो और मेटाफेज ऐसे डिवीजन से। तो जो मेटाफेज होता है तो इसको हम माइटोसिस कहते हैं। तो इसमें माइटोसिस यानी साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस ऐसे दो फेजेस होते हैं। तो माइटोसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज में होता है। अगर प्रोफेज की बात करें तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो भी उसके क्रोमेटिन है उसको कंडेंस करना लगता है और उसको फुल्ली कंडेंस होने के बाद वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कन्वर्ट जैसे हो जाते हैं ये खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं और उसके बीच में क्या होता है, एक सेंट्रोमियर रहता है और ये खुद का जो डुप्लीकेट बनाते हैं उसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो सेंट्रियोल जो है तो वो खुद को डुप्लीकेट करते हैं एंड डुप्लीकेट करके दोनों कॉर्नर पे जाते हैं और स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोमियर है उससे अटैच करते हैं। तो ये प्रोफेज जैसे ही अटैच हो जाते हैं तो ये हम प्रोफेज खत्म हो गया ऐसे कहते हैं। तो इसके बाद होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या हो जाता है कि ये इक्वेशनल, ये क्रोमोसोम जो है तो इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं खुद को, और अलाइन करने के बाद स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, उसको पुल करना स्टार्ट करते हैं। तो एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोसोम है तो ये क्या होता है, हाफ हाफ करके एक एक कॉर्नर पे, एक एक पोल पे जाना चालू करते हैं। तो जैसे ये पूरा ऑलमोस्ट चले जाते हैं तो ये एनाफेज खत्म हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं। तो उसके बाद जो सेंट्रियोल जो है तो सेंट्रोमियर से जो अपना जो कनेक्शन है वो हटा देते हैं। और उसके बाद जो टीलोफेज यानी एंड फेज हम कह सकते हैं। तो इस एंड फेज में क्या हो जाता है कि ये जो भी ऑर्गेनेल है वो सारे वापिस दिखने चालू हो जाते हैं एंड हमारा जो भी सेल ऑर्गेनेल जो पहले थे वो सारे इसमें बन जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें फरो बन जाता है और जो दो जो सेल है उसका डिवीजन हो जाता है, उसको दो डॉटर सेल कहेंगे। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में क्या हो जाता है कि सेल प्लेट बन जाता है और सेल प्लेट होके जो दो सेल है वो डिवाइड किए जाते हैं। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, हम ऐसे कहते हैं। और कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन किया जाएगा। जो एम फेज है यानी कि मेटाफेज है, मेटाफेज यानी कि क्या, दो सेल में डिवीजन करना हम ऐसे कह सकते हैं। तो माइटोसिस यानी न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो प्रोफेज में क्या होता है कि पहले जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाते हैं एंड उससे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज में वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, पुलिंग स्टार्ट होता है एंड पोल पे जाते हैं क्रोमोसोम। एंड टीलोफेज में क्या हो जाता है, तो टीलोफेज में नए नए जो सेल है तो वो डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। तो सबसे पहले इंटरफेज होता है। इंटरफेज में क्या होता है कि जो सेल ऑर्गेनेल है तो सेल ऑर्गेनेल खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो बहुत सारे जो सेल ऑर्गेनेल है खुद को जो है तो डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो अगर सबसे पहले होता है उसके बाद प्रोफेज। तो अगर प्रोफेज की बात करें तो जो क्रोमेटिन है वो खुद को कंडेंस करना चालू करता है और वो जो क्रोमोसोम जो है तो विजिबल होने चालू हो जाता है। यानी कि क्रोमेटिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। तो एवरी जो क्रोमोसोम है तो उसके पास दो क्रोमेटिड होते हैं, यानी कि एक सिस्टर क्रोमेटिड यानी डुप्लीकेट जैसे किया है उसने तो दो क्रोमेटिड बन जाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है तो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। यानी कि पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है प्रोफेज में। एंड उसके बाद क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर है यानी कि जो सेंट्रियोल जो थे तो सेंट्रियोल क्या करते हैं तो खुद को डुप्लीकेट करके पोल पे जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का प्रोडक्शन करना चालू करते हैं, हम यहाँ देख सकते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्रोमोसोम जो है तो लाइन अप करते हैं एट द सेंटर या इक्वेटर। तो यहाँ मेटाफेज में क्या हो जाता है कि ये जो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है तो ये एक लाइन पे सेंटर पे इक्वेटर पे अलाइन करते हैं। स्पिंडल फाइबर जो है उसको अटैच करते हैं सेंट्रोमियर को। तो ये मेटाफेज यहाँ खत्म हो गया। एंड अगर हम एनाफेज की बात करते हैं तो क्रोमेटिड जो है तो सेपरेट होना चालू होता है, यानी कि पुलिंग उनका चालू हो जाता है। एनाफेज में क्या हो जाता है तो पुलिंग चालू हो जाता है क्रोमोसोम का। तो अलग अलग पोल पे जो है तो ये जो क्रोमोसोम है तो वो क्या हो जाते हैं तो वो सेपरेट आउट किए जाते हैं और वो क्रोमोसोम जो है तो अपोजिट पोल पे लेके जाते हैं। तो एग्जैक्टली ये जब यहाँ एग्जैक्टली आते हैं तो ये टीलोफेज का जब शुरुआत हो जाता है तो एग्जैक्टली ये कहाँ आता है, तो ये सेपरेट हो गए दोनों क्रोमोसोम, यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो गया, हम ऐसे कह सकते हैं। जो टीलोफेज होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो है तो वापस दिखना चालू हो जाता है। दो न्यूक्लियाई जो है तो इसमें फॉर्म हो जाते हैं। अगर हम टीलोफेज की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ एक न्यूक्लियस दिख रहा है और यहाँ हमें एक न्यूक्लियस दिख रहा है।
तो क्रोमोसोम जो है तो ये वापस डीकंडेंस करना चालू करते हैं एंड यानी कि इनविजिबल हो जाते हैं बाद में या डीकंडेंस होने के बाद। एंड उसके बाद ये जो है तो सेल वापस क्या हो जाएगा, इंटरफेज में चला जाएगा, यानी कि वापस क्या करेगा, खुद को डिवाइड करने के लिए तैयार करेगा। तो जो साइटोकाइनेसिस है, तो इसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि जैसे ही सबसे पहले क्या हुआ, तो इंटरफेज हुआ, उसके बाद प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज एंड उसके बाद टीलोफेज। तो टीलोफेज के बाद ये जो टीलोफेज हो रहा है, तो टीलोफेज के बाद क्या हो जाएगा, तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म जो है तो उसका डिवीजन हो जाएगा। तो इसमें डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है और इसमें दो सेपरेट सेल बन जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ एक जो फरो है, तो फरो के मदद से एनिमल का जो सेल है साइटोप्लाज्म ये डिवाइड करता है। प्लांट सेल की बात करें तो यहाँ सेल प्लेट बनता है और सेल प्लेट से दो सेल का डिवीजन हो जाता है। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या याद रखनी है, क्रोमोसोम जो है तो ये स्ट्रक्चर है कि जो कैरी करता है डीएनए को। क्रोमेटिड क्या है, हाफ ऑफ द क्रोमोसोम जो है तो उसको क्रोमेटिड कहेंगे। सेंट्रोमियर जो है तो वो ज्वाइन करता है दो क्रोमेटिड को। एंड स्पिंडल जो फाइबर है, तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, तो वो क्रोमोसोम को मूव करने में मदद करते हैं। तो हमें याद रखना है माइटोसिस जो है तो ये दो आइडेंटिकल सेल बनाता है और ये होता है हमारे बॉडी के सेल में। और इसमें स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। हम इसको पीमेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या करते हैं, तो ये माइटोसिस जो होता है तो ये मेंटेन करता है क्रोमोसोम का ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करता है। यानी कि ये जो सेल डिवीजन जो होता है तो ये हमें क्रोमोसोम का ऑर्डर मेंटेन करने में मदद करता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस अगर हम देखें तो ग्रोथ करने के लिए, बॉडी में कोई इंजुरी है उसको रिपेयर करने के लिए, अगर नया कोई बॉडी सेल है तो इसको बनाने के लिए, या अगर बॉडी जो है तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए या रिपेयर मेंटेन करके रिस्टोर करने के लिए भी हम माइटोसिस करते हैं। तो जैसे मान लो ये सेल बन गया, तो सेल बनने के बाद इमीडिएटली ये वापस सेल क्या हो जाएगा, इंटरफेज में जाएगा, यानी कि खुद को वापस एक बार डुप्लीकेट करने के लिए खुद को रेडी कर लेगा। इंट्रोडक्शन टू मियोसिस। मियोसिस जो क्या है, तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है कि एक जो सेल है वो डिवाइड करता है 4 डॉटर सेल में, और एवरी जो डॉटर सेल है तो उसके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो ये जो मियोसिस होता है ये रिप्रोडक्टिव यानी जम सेल में होता है। तो मियोसिस यानी सेल जो डिवीजन है, तो ये 4 डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है, और ये चारों डॉटर सेल जो होते हैं जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम का जो नंबर है 2n से क्या हो जाता है, n में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिडक्शन हो जाता है। इसको रिडक्शन डिवीजन ऐसे भी कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस, मियोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इससे गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि स्पर्म एंड एग जो है तो ये प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो इसमें जो कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर जो है तो ये मेंटेन किया जाता है इन स्पीसीज, और इसमें जेनेटिक वेरिएशन है तो ये मियोसिस से हम आसानी से ला सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ मियोसिस, तो मियोसिस दो प्रकार के होते हैं। तो मियोसिस वन जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहेंगे, तो इसमें क्रोमोसोम जो नंबर है तो ये रिड्यूस किया जाता है, यानी 2n से 1 तक किया जाता है। एंड मियोसिस टू जो है तो ये सिमिलर टू माइटोसिस है। तो इसमें क्या किया जाता है, सिस्टर जो क्रोमेटिड है इसको सेपरेट किया जाता है। इस वीडियो में हम मियोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो मियोसिस क्या है, तो ये गैमेट सेल में ये प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का। तो इसमें स्पर्म सेल एंड एग सेल जो है तो ये प्रोड्यूस हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। तो ये दो स्टेजेस में होता है, 1 एंड 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें भी प्रोफेज, मेटाफेज एंड एनाफेज एंड टीलोफेज, ऐसे दो फेजेस मीन्स टोटल 4 फेजेस होते हैं, दो स्टेजेस में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अगर हम प्रोफेज मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में देखेंगे तो क्रोमेटिन जो है खुद को कंडेंस कर लेता है, कंडेंस करके क्रोमोसोम बना देता है, एंड वो खुद को डुप्लीकेट भी कर लेता है। ये जो डुप्लीकेट किया है तो ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है तो उसके जैसे जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है तो उसके साथ, यानी कि एक मदर का एक फादर का जो क्रोमोसोम है तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, टेट्राड हम इसको कहते हैं। तो ये जो टेट्राड है क्या करता है, तो ये जीन कैरी करता है, एक दूसरे के जीन्स क्या करते हैं एक दूसरे में एक्सचेंज करता है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या करता है, खुद के जीन जो है तो एक्सचेंज करता है, जिसको क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ऐसे कहा जाता है। एंड ये जो रिकॉम्बिनेशन है तो इसे हम अलग अलग जो वेरिएशन के हमारे जो एक सेल एंड स्पर्म सेल जो है तो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो यानी कि ये कॉम्बिनेशन होता है मदर सेल का एंड फादर सेल का, दोनों का एक साथ। तो ये जो है तो सेंट्रियोल पहले जो होते हैं वो डुप्लीकेट कर लेते हैं, पोल पे जाते हैं, एंड क्रोमोसोम इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, एंड उसको सेंट्रियल जो है तो उसको पुल करता है। तो पुल करने के बाद क्या हो जाता है कि धीरे धीरे फरो बन जाता है और ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, यानी कि एक टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जो सिस्टर क्रोमेटिड जो है तो वो अलग अलग सेल में चले गए।
तो उसके बाद जो मियोसिस है वो मियोसिस 1 चालू हो जाता है। फिर मियोसिस 1 जो है तो ये टेलोफेज खत्म हो जाता है जैसे ही 2 सेल हैप्लॉइड 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो टोटल जो पेयर था तो 23 पेयर से 23 क्रोमोसोम में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इसके बाद मियोसिस 2 यानी प्रोसेस 2 चालू हो जाता है और ये सेम प्रोसेस जैसा ही है जैसे हमने माइटोसिस में देखा। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी जो क्रोमोसोम है तो उसको सेपरेट आउट किया जाता है एंड ओवरऑल इससे वापस 2 सेल बनाए जाएंगे, यानी कि पहले 2 सेल बने एंड हर एक सेल से 2 सेल बनने वाले, तो यानी कि टोटल कितने सेल बनने वाले, टोटल 4 सेल बनने वाले और ये 4 डॉटर सेल हमें इस प्रोसेस में हमें मिलने वाले हैं। तो ये जो चारों के चारों जो सेल है तो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये डिप्लॉइड सेल बनाता है एंड ये डिप्लॉइड सेल के साथ स्टार्ट करता है और जेनेटिकली हैप्लॉइड जो डिफरेंट सेल है ये बनाता है। तो ये इसमें जो सेल डिवीजन है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता है और इसमें जो एक क्रोमोसोम जो है होमोलोगस जो पेयर है तो एक अपने साथ क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं या रिकॉम्बिनेशन करते हैं और इससे हम हैप्लॉइड गैमेट हम बनाते हैं। स्टेजेस ऑफ मियोसिस, जो मियोसिस है तो मियोसिस 1 में जो है तो इसमें प्रोफेज 1 होता है सबसे पहले। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है जो पेयर है तो क्या करते हैं, खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड सिनेप्सिस बनाते हैं यानी क्रॉसिंग ओवर करते हैं एंड ये एक टेट्राड फॉर्म करते हैं जो 4 क्रोमेटिड से बना रहता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर हो जाता है एंड एक्सचेंज ऑफ जीन हो जाता है। तो न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है तो धीरे धीरे डिसअपियर होना चालू हो जाता है इस केस में। तो मेटाफेज की बात करें तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है तो ये पेयर जो है ये अलाइन करते हैं एट इक्वेटर। एनाफेज में क्या हो जाता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो है तो धीरे धीरे सेपरेट होना चालू हो जाते हैं एंड अपोजिट पोल पे चले जाते हैं और ये कौन करता है तो सेंट्रियोल करते हैं। जो टीलोफेज जो 1 होता है तो 2 हैप्लॉइड जो सेल है तो ये फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम का यहाँ सेपरेशन होता है। तो जो इंटरफेज होता है तो सबसे पहले इंटरफेज में क्या होता है, सेल क्या कर लेता है, खुद के बहुत सारे ऑर्गेनेल जो है न्यूक्लियस है उसको डुप्लीकेट कर लेता है। प्रोफेज में क्या हो जाता है कि ये टेट्राड बन जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, सिनेप्सिस हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाता है और जीन एक्सचेंज हो जाता है। मेटाफेज में क्या हो जाता है तो जो सेंट्रियोल है तो सेंट्रियोल क्या करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाकर जो क्रोमोसोम को है उसको पुल करना चालू करता है। तो एनाफेज में क्या हो जाता है कि ये जो क्रोमोसोम है कंप्लीटली कहाँ जाते हैं, पोल पे चले जाते हैं और धीरे धीरे टीलोफेज में अगर हम देखेंगे तो फरो बन जाता है एनिमल सेल में और क्या हो जाता है कि ये जो क्रोमोसोम है 2 इसमें डिवाइड हो जाते हैं और आगे जाकर क्या होता है तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होने चालू हो जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो जाता है। अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो यानी कि अगर यहाँ देखें तो यहाँ एग्जैक्टली 2n सेल थे, यानी कि 2n से चालू होगा और यहाँ से अगर हम यहाँ आए जब मियोसिस 1 खत्म हो जाएगा तो इसकी जो प्लॉइडी लेवल रहेगा यानी कि इसमें जो क्रोमोसोमल का नंबर रहेगा वो कितना रहेगा, 23 रहेगा। या मान लीजिए कितने 46 क्रोमोसोम है, यहाँ कितना रहेंगे तो 23 ही रहेंगे, हम ऐसे कह सकते हैं। तो जो मियोसिस 2 जब स्टार्ट होता है तो ये माइटोसिस की तरह ही काम करता है। इसमें प्रोफेज 2 जब होता है तो क्रोमोसोम जो होते हैं तो ये क्रोमोसोम जो है तो ये विजिबल होते हैं, यानी कि कंडेंस करना चालू करते हैं। तो मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम जो है तो इक्वेटर पे खुद को अलाइन कर लेते हैं। एनाफेज में क्या करते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड जो है तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। एंटीलोफेज की बात करें तो हैप्लॉइड जो सेल है तो ये जो 4 हैप्लॉइड सेल है तो ये बन जाएंगे। तो पहले कितने बने थे, यहाँ जब स्टार्ट हुआ था ये 2 सेल से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो 2 सेल है यानी कि ये सेल और ये सेल तो ये किस में डिवाइड हो गया, ये 2 सेल में डिवाइड हो गया और ये सेल 2 सेल में डिवाइड हो गया, तो यानी कि हमारे पास टोटल 4 सेल आ गए। अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो जो भी हमारे पास 2 सेल आए थे, ये जो 2 सेल आए थे मियोसिस 1 से, मियोसिस 1 का जो आउटपुट है तो मियोसिस 1 से हमें 2 सेल मिले थे, राइट। तो ये जो 2 सेल है तो ये मियोसिस 2 में जाएंगे, फिर इनमें प्रोफेज हो जाएगा यानी कि कंडेंस करने चालू करेंगे क्रोमेटिन, क्रोमोसोम बन जाएंगे और फिर ये इक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे और सेंट्रियोल जो है तो स्पिंडल फाइबर बनाकर उनको पुल करना चालू करेंगे और वो कहाँ जाएंगे तो पोल के ऊपर जाएंगे क्रोमोसोम। और धीरे धीरे जब टीलोफेज जब हो जाएगा तो टीलोफेज होने लगेगा तो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन धीरे धीरे स्टार्ट होना जाएगा, फरो बनना चालू हो जाएगा और एक जो सेल है तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे, एक सेल से 2 सेल बनेंगे और यहाँ भी एक सेल से 2 सेल बन जाएंगे, यानी कि हमारे पास टोटल कितने सेल आ गए, तो यहाँ एक सेल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने एक सेल से स्टार्ट किया था और हमारे पास फाइनली कितने सेल आ गए तो 4 सेल आ गए। इसको ही हम मियोसिस 2 का एंड कह सकते हैं। तो हमें याद क्या रखना है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं ये सिमिलर क्रोमोसोम के पेयर होते हैं। सिनेप्सिस क्या होता है तो ये पेयरिंग ऑफ द जो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है जो पेयरिंग करते हैं इसको सिनेप्सिस ऐसे कहा जाता है। टेट्राड क्या है, जब जो 4 यानी कि 2 क्रोमोसोम जो है या 4 क्रोमेटिड जो एक साथ अटैच हो जाते हैं इसको टेट्राड कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है।
तो क्विक कंपैरिजन अगर हम करें माइटोसिस वर्सेस मियोसिस का, तो माइटोसिस में 2 सेल बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जेनेटिक वेरिएशन इसमें कोई नहीं होता है, एंड ऑकर्स ये कहाँ होता है, तो बॉडी सेल में होता है। मियोसिस लेकिन जो है, तो इसमें 1 सेल से 4 सेल बनते हैं, इसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, जेनेटिक इसमें वेरिएशन होता है क्योंकि यहाँ सिनेप्सिस होता है या क्रॉसिंग ओवर होता है, और ये हम जर्म सेल में देख सकते हैं, यानी स्पर्म सेल या और एक सेल में हम देख सकते हैं। तो मियोसिस क्या है, तो ये रिडक्शन डिवीजन है, यानी कि यहाँ से 2n से हम n बनाते हैं, n सेल बनता है, तो इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो होता है, तो ये प्रोफेज 1 में होता है। मियोसिस 1 जो है, तो ये रिड्यूस करता है क्रोमोसोम का नंबर, और मियोसिस जो 2 है, तो ये सिमिलर टू माइटोसिस है, यानी कि सेल को वो सिर्फ डिवाइड करता है। तो मियोसिस क्या है, तो मियोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल जो है, तो ये 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है विथ हाफ क्रोमोसोम नंबर। तो अगर हमें याद रखना है अभी तक, तो डिप्लॉइड 2n सेल जो होते हैं, तो इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो हैप्लॉइड जो सेल होता है, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम है, यानी पेयर ऑफ सिमिलर क्रोमोसोम को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। तो गैमेट क्या है, तो गैमेट हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, तो ये मेंटेन रखते हैं क्रोमोसोम का नंबर आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप सब लोग से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल, तो ये चैनल ज़रूर ग्रो करेगा। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। मैं आशा करता हूँ कि आप 100% ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।